हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है दृष्टि यूजीसी नेट सोशियोलॉजी क्लास में। मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चलिए आप? आज आपकी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास है, तो आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आप सभी के कमेंट्स लेता हूं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आराम से, अच्छे ढंग से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में देखिए, जब हम कभी कुछ पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो सिलेबस है उसको देखें। देखो, जो सिलेबस, जैसे हम सोशियोलॉजी में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि सिलेबस एक सैंपल की तरह है। सिलेबस मतलब समझ लीजिए कि एक चौथाई होता है जितना आपके परीक्षा में पूछा जाना है, उसका एक फोर्थ होता है। तो जितना सिलेबस में है उसके कम से कम 4 गुना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तार से, हर टॉपिक को गहराई से। क्योंकि इसमें जितने थिंकर दिए हैं उससे बहुत ज़्यादा नए नए अलग अलग थिंकरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि ऐसे ऐसे थिंकर पूछे जाते हैं, अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखें तो आपको उसमें एहसास होगा कि आपने कभी यूजी पीजी सब कर लिया, नाम भी नहीं सुना होगा कई बार आपने, है ना। तो जो है, जो सिलेबस को पहले, आज की क्लास का जो उद्देश्य है कि जो पाठ्यक्रम दिया है उसको डिकंस्ट्रक्ट करना, समझाना आपको। क्योंकि सिलेबस अगर हम नहीं समझते हैं तो जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो ये आती है कि हम ठीक ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कैसे, मतलब आगे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे टेक ऑफ करना है, वो भी नहीं समझ पाते। तो कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, यूनिट बाय यूनिट हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक यूनिट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ताकि हम हर एक चीज को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बड़ा सारगर्भित ढंग से। और यूजीसी नेट का एग्जाम चूंकि आगे आपको भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है, अगर आप पीएचडी करते हैं या आपको पीएचडी करना है, तो उन सब में एक गहरी समझ पैदा करता है। तो इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि आखिर जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें हम सतही तौर पर ना पढ़ लें कि माइल दरखैम ने क्या कंसेप्ट दिया, बस इससे काम नहीं होगा यहाँ पर। बल्कि यहाँ इससे काम होगा कि हम विषय को कितना गहराई से, कितना व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हैं। हर एक थिंकर को उसके जो क्रक्स है, एनालिसिस बेस पर गहराई में जाकर पढ़ाया जाएगा। तो जो देखिए, समाजशास्त्र में 3 मूल विचारधाराएं हैं, ठीक है। एक जो शास्त्रीय चिंतक सबसे पहली बात हम समझेंगे कि व्हाट इज द क्लासिकल थिंकर। ये शास्त्रीय चिंतक शब्द क्या है? मतलब जैसे होता ना कि आप देखते हो कि एक घर है जिस पर 10 फ्लोर ऊपर बने हुए हैं, तो क्लासिकल थिंकर बेसिकली एक नींव की तरह से होते हैं। क्लासिकल थिंकर क्या होते हैं? एक नींव की तरह से होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये काम करते हैं। तो इमाइल दरखाम एक प्रकारवादी चिंतक है। प्रकारवादी चिंतक क्या होते हैं? प्रकारवादी चिंतक वे होते हैं जो समाज में जो घटनाएं हैं, जो व्यवस्था है, जो एक सोशल सिस्टम है, उसकी सदैव सकारात्मक व्याख्या करते हैं। उसकी कैसी व्याख्या करते हैं? पॉजिटिव व्याख्या करते हैं, सकारात्मक व्याख्या करते हैं। कैसी व्याख्या करते हैं? सकारात्मक व्याख्या करते हैं। दूसरे हैं मैक्स वेबर। अब जैसे मैं इमाइल दरखाइम के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। इमाइल दरखाइम का आप सामाजिक तथ्य का सिद्धांत है, एक इनका सिद्धांत है सामाजिक धारा का,
एक इनका सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद के बारे में बोलते हैं, कामटे भी बोलते हैं लेकिन ये भी प्रत्यक्षवाद के बारे में बोलते हैं। ये आत्महत्या के बारे में बात करते हैं, श्रम विभाजन पर बात करते हैं, प्रतिमानहीनता पर बात करते हैं। तो ये बहुत सारे इनके सिद्धांत हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरे चिंतक हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है, मैक्स वेबर बात करते हैं आदर्श प्रारूप के बारे में। आदर्श प्रारूप के बारे में, क्या आदर्श प्रारूप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक क्रिया का इनका सिद्धांत है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बात करते हैं वरस्तेहन के बारे में कि वरस्तेहन का सिद्धांत क्या कहता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपने अगर नौकरशाही का मॉडल पढ़ा हो, ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस जिससे लोग बनते हैं, तो नौकरशाही के बारे में भी ये बड़ा विस्तार से बताते हैं, तो नौकरशाही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये इनका एक कंसेप्ट है सत्ता का, एक शक्ति का है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट हेलो ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगले चिंतक है मैक्स वेबर, सॉरी कार्ल मार्क्स। तो जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो तो कार्ल मार्क्स एक कालजयी चिंतक है। कार्ल मार्क्स बात करते हैं अलगाव के बारे में, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक्चुअली मेरे पास टैब अभी आया है। क्लास के समय में परिवर्तन हो सकता है, आपने प्रश्न पूछा है। क्लास का समय फिलहाल तो यही है, क्लास के समय में आगे परिवर्तन हो सकता है। देख ही नहीं रहा इसमें क्या, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे। कार्ल मार्क्स, इनका जैसे एक कंसेप्ट है द्वंदात्मक भौतिकवाद का। कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं द्वंदात्मक भौतिकवाद। गुड मॉर्निंग अर्चना यादव एंड एवरीवन। ठीक है, अब सही से दिख रहा है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अच्छा, एक जो हमारी क्लास है वो 3 बजे डेली, एक चैनल है दृष्टि का ही, दृष्टि यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल है,
यूट्यूब चैनल, इसको आप जो है इस पर डेली 3 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है। याद रखना, यूट्यूब पर 3 बजे डेली क्लास होती है। तो इसमें आप जुड़ सकते हो डेली। वहां पर हम प्रश्न करते हैं, टॉपिक समझते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो इससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। फिर जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है, ये क्या होते हैं, इन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है। फिर इनका एक कंसेप्ट बेटे वर्ग का सिद्धांत, वर्ग का सिद्धांत है ना, अलगाव का सिद्धांत, अलगाववाद के बारे में बात करते हैं। फिर ये धर्म के व्याख्या करते हैं। फिर ये अधिसंरचना और अधोसंरचना की बात करते हैं। ये मैं सिर्फ अभी टॉपिक खोल रहा हूं क्योंकि आज पहली क्लास है। एवं अधोसंरचना की बात करते हैं। इनका, और ये अतिरेक का सिद्धांत देते हैं, सरप्लस वैल्यू का अतिरेक का भी सिद्धांत देते हैं, ठीक। सरप्लस वैल्यू की कैसे बोनस और अतिरिक्त लाभ कमाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इतनी सैंपल के तौर पर इनकी लिखी। तो ये जो है क्लासिकल थिंकर्स में है। फिर दूसरे जो चिंतक है उनमें संरचनात्मक प्रकारवादी चिंतक है। तो हमें ये सबसे पहले समझना जरूरी कि संरचना क्या है। जैसे एक पूरी ह्यूमन बॉडी है ना, एक मान लेते हैं पूरे समाज है, इसकी पूरी संरचना है, ठीक है। ऐसे समझो जैसे हमारा शरीर है, ठीक है। तो हमारे शरीर की क्या है, एक संरचना है। इस संरचना की खास बात क्या है कि इसमें अगर हमारा सर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं, या कुछ भी अंग है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, परेशानी उनमें है, तो शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होंगे। लेकिन अगर सब सही है तभी आदमी अच्छा काम कर पाएगा, मतलब फंक्शनल रह पाएगा, जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जो टास्क है उसका वो कर पाएगा। उसी तरीके से बच्चा समाज की भी एक संरचना है। समाज क्या है, संरचना है। अब समाज में अक्सर क्या बोला जाता है कि समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, धर्म है, जाति है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, ठीक, अर्थव्यवस्था है। देखो, हम लोग एक ऐसे विषय को पढ़ रहे हैं जो समाज का अध्ययन करता है, ठीक। तो अगर आज के टाइम में जैसे संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी परिवार बन रहे हैं, एकाकी परिवार में बस एक ही चीज अच्छी है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ ग्रो करने का एक्सपोजर मिलता है। बाकी इसमें बहुत सारी खामियां हैं कि आप अकेले रह रहे हो, ठीक है। आप लोग बहुत सारे इसकी जो है प्रॉब्लम्स हैं। विवाह में आज जैसे विवाह पहले लोग माँ बाप की मर्जी से करते थे अपनी जाति में, आज विवाह अपनी जाति से बाहर भी हो रहा है। प्रेम विवाह बढ़े हैं, अंतर धार्मिक विवाह भी बढ़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नातेदारी, पहले लोग रिश्तेदार नातेदारों के यहाँ जाते थे, लंबे समय तक रहते थे, आज लोगों के पास समय ही नहीं है, ठीक। उसी तरीके से धर्म का स्वरूप है, ठीक है। धर्म अपने प्रारंभिक स्वरूप में जो है अब उससे बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है। जाति व्यवस्था पहले बहुत कठोर थी, अब थोड़ी नर्म पड़ गई है, ठीक है। पहले जाति व्यवस्था में ये तक था कि समाज का जो निचला तबका है उसको कोई अधिकार नहीं थे, उसकी परछाई तक भी ऊंची जातियों पर नहीं पड़ सकती थी। लेकिन आज वो सारी चीजें क्या है, बदल गई हैं। अर्थव्यवस्था देख लो, चाहे प्रथाएं देख लो, चाहे परंपराएं देख लो, अब कमजोर हो गई पहले की तुलना में। इतना लोग कहाँ मानते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज बदली है वो है इकोनॉमी। अब ये सब क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि समाज के सब अंग हैं, ये सब कुछ है, अब इन सब में संतुलन जरूरी है, ठीक है। तो इस संरचना और प्रकार के आपस में संबंध उसी तरीके से जैसे ही पूरी शरीर ऊपर से देखने पर एक संरचना लगती है एक इंसान के तौर पर, लेकिन इसके अंदर क्या है, फंक्शंस के तौर पर, जो मैंने अभी बताया,
कि परिवार जैसे किडनी, फेफड़ा, लीवर, दिमाग, पैंक्रियाज, है ना, और छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ऐसे तमाम जो है सब चीज़ें हैं। उसी तरीके से ये समाज के अंग हैं। ये सब अंदर सही चल रहे हैं तो ढांचा सही चल रहा है। ये जिस दिन नहीं चलेगा दिक्कत आएगी, है ना। उसी तरीके से ये सारे अंग हैं, ये सही चल रहे हैं तो समाज सही दिशा में चल रहा है ना। बात समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक अर्चना बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, बेसिक तौर पर। अच्छा आप बताओ, आप लोगों ने जो अपनी पढ़ाई लिखाई बेसिक एजुकेशन है वो रेगुलर करी है या प्राइवेट करी है? ठीक है, तो इसमें एक थिंकर है, इनका नाम है मेलिनोवस ब्रॉलिस्ना मेलिनोवस्की। ठीक है, मेलिनोवस्की के बारे में हम पढ़ेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन एक चिंतक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। टालकट पार्सन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट किंग मर्टन और लेवी स्ट्रॉस, ये जो चिंतक हैं, ये सारे चिंतक जो है समाज की जो व्याख्या करते हैं। ठीक है, प्राइवेट किसने पढ़ाई करी, नाम भी बताइए अपना अपना। ठीक है, प्राइवेट देखो, प्राइवेट में क्या होता है कि पतली वाली कुंजी खरीद के अक्सर लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बेटा कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो आप एक एक चीज़ पूछिएगा, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, आराम से सब कुछ समझ आएगा। और 3 बजे के YouTube सेशन पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, ये लोग जो समाज की जो व्याख्या करते हैं वो हमेशा प्रकारवादी का मतलब होता है सकारात्मक नजरिए से। अब जैसे प्रकारवादी का मतलब क्या है, ऐसे में एक शशांक मिश्रा, अच्छा शशांक जी, ठीक है। तो देखो प्रकारवादी का मतलब क्या है, जैसे आज के टाइम पे प्रकारवादी आदमी किसी भी बदलाव को समाज के लिए अच्छा मानेगा। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एकदम बड़ा सरल सा उदाहरण बताता हूं कि जैसे एक समय था जब लोगों को जिस जाति के वो हैं उसी जाति से जुड़ा व्यवसाय करने की छूट थी, बाकी आप कुछ भी करो, दूसरा व्यवसाय आप नहीं कर सकते हो। आप कितने भी बुद्धिमान हो, टैलेंटेड हो, आपको अपनी जाति से जुड़ा ही व्यवसाय करने का मौका होगा। एक रूढ़िवादी सोच का आदमी क्या कहेगा कि आज के टाइम पे जब कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, किसी भी चीज को सीख रहा है, तो ये हमारी जाति व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन एक सकारात्मक सोच वाला आदमी क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, समय जाति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन आज योग्यता आधारित प्रदर्शन का महत्व है। तो एक ही जाति में बंधना, या मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी एक जाति विशेष का है भी, अब उसको उस काम में नहीं लगना है, उसको कुछ नया करना है, दुनिया में इतनी संभावनाएं हैं, अगर उसी चीज में बांध दिया जाए तो अपनी उसकी जो योग्यता है, क्षमता है, उसकी जो चाह है, इच्छा है, वो सब डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि जो वो करना चाहे वो करे। ठीक है, तो ये लोग उसको सकारात्मक मानेंगे कि अगर आपको सारी संभावनाएं मिल रही हैं। ठीक है, रूढ़िवादी आदमी उसको नकारात्मक मानेगा। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा। फिर उसके बाद ये यहां पर व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक व्याख्या जो परंपराएं आई, इसका मतलब मैं समझाता हूं क्या है। देखो, व्याख्या का मतलब होता है कि जैसे तुम किसी से मिले, मान लेते हैं कि इस क्लास का ही मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि तुमसे किसी ने पूछा कि मनीष सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक, मनीष सर कैसा पढ़ाते हैं, मैं अपना बता देता हूं, या आप एक एग्जाम्पल दूसरा है कि आप एक फिल्म का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक फिल्म आप देखने गए तो लोगों ने पूछा कि फिल्म कैसी है, तुमने कहा ठीक है। तुम या तो कहोगे अच्छी है या कहोगे खराब है, यही तो जवाब दोगे ज्यादा ज्यादा। ये निर्वचनात्मक व्याख्या, ये व्याख्या नहीं है। व्याख्या क्या है, तुम फिल्म देख कर गए या मेरी क्लास तुमने करी, क्लास करने के बाद तुमसे किसी दोस्त ने पूछा कि भाई हमको सोशियोलॉजी पढ़नी है, बताओ कोई टीचर हो तो। तुमने मेरी क्लासेस कर रखी हैं, तुम क्या कहोगे कि एक मनीष सर है, ठीक है, वो बहुत अच्छे ढंग से, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा खराब जो भी, उसको बताओगे कि हाँ वो यूनिट बाई यूनिट लेकर चलते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं, उन्होंने कार्ल मार्क्स में ऐसी ऐसी बातें बताई। यानी कोई निर्वचनात्मक, वो जो व्याख्या करोगे आप, डिटेल में बताओगे। ठीक, जैसे आप फिल्म देखने गए तो आप बताओगे कि हाँ, जैसे मान लेते हैं कि 4 एक्टर उस फिल्म में हैं, तो उसका क्या रोल था, उनका क्या रोल था, ABCD मान लेते 4 एक्टर हैं, उनका क्या रोल था, कहानी कैसे बढ़ी, फर्स्ट हाफ कैसा था, सेकेंड हाफ कैसा था,
कहानी में गाने कैसे थे, कहानी किस विषय पर आधारित थी, ऐसे करोगे तो उसको बोलते हैं व्याख्या करना। निर्वचन मतलब होता है इंटरप्रिटेशन कर देना, उसको बता देना कि हाँ क्या है। तो ये जो चिंतक है क्लिफोर्ड जो है मीड, जैसे जीएच मीड है, इनका एक कंसेप्ट है बहुत ही प्यारे चिंतक है, इनका कंसेप्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। यानी कि किसी चीज, जैसे आजकल आप पॉडकास्ट देखते हो, पहचान का विकास होता है, हाँ इसमें आलोचना और, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इंटरप्रिटेशन जब आप करते हो तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज को बताओगे ना इससे, वो दोनों चीजें शामिल होंगी। सिर्फ यहां पर वो प्रकार्यवाद की तरह नहीं कि सब अच्छा अच्छा बताओगे, यहां पर आप कुछ जो भी, जैसे तुमने फिल्म देखी तो तुम बताओगे यार फर्स्ट हाफ बड़ा स्लो था, तो तुम अच्छाई और कमी सब बताओगे। जैसे मान लेते एग्जाम्पल के लिए, तुम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव व्याख्या नहीं करोगे, पॉजिटिव व्याख्या के लिए ये वाला एरिया है, यही तो मैं कह रहा था, यहां पर ये है सकारात्मक व्याख्या की बात करता है। यहां पर तुम्हें जैसा फील होगा तुम वैसा करोगे, ठीक है। यहां पर वो नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक व्याख्या करोगे, तुम्हें जैसी चीज फील होगी, अच्छी खराब नॉर्मल, उस तरीके से बात करोगे। फिर अगले चिंतक है कार्ल मैनहीम, अल्फ्रेड सुड्ज, गारफिंकल, गॉफमैन और क्लिफोर्ड गिड्स। तो इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक पॉइंट पर लंबी डिटेल बात करेंगे तो 2-3 घंटे लगेगा, तो आराम से हम लोग आज सिलेबस भी पूरा कवर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले जो चिंतक है, इन थोड़ा थोड़ा हम ग्लिम्स देते हुए चलें। देखो आधुनिकता और उत्तर आधुनिक, यहां पर एक शब्द प्रयोग होता है आधुनिकता, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी जो है वो जीन्स पहनने से नहीं आती है, रेबैन का चश्मा लगाने से नहीं आती है। मॉडर्निटी एक रेशनैलिटी से जुड़ी चीज है, तार्किकता से जुड़ी चीज है। आधुनिकता के बाद ये उत्तर आधुनिकता सब जानते हो क्यों आया? जैसे मान लेते हैं कि एक पैरामीटर सेट कर दिया गया कि यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, किसी चीज को मान लिया गया कि ये जो बिल्डिंग बनी है 5 फ्लोर की बिल्डिंग, ये इसमें लिफ्ट लगी, यही सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे समझो। तो इसको कहा गया आधुनिकता, मान लो कह दिया गया। तो उत्तर आधुनिकता उसको खारिज करता है, कहता है कोई एक चीज के लिए पैरामीटर सेट कर देना इज नॉट मॉडर्निटी। अर्चना का विचार किसी आधुनिकता उत्तर आधुनिकता को लेकर अलग हो सकता है, बिल्डिंग को लेकर मेरा विचार अलग हो सकता है, शशांक का विचार अलग हो सकता है, अजय का विचार अलग हो सकता है, सोनल का विचार अलग हो सकता है, जितेंद्र का विचार अलग हो सकता है। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट हो सकते हैं कि भाई बिल्डिंग कंक्रीट की नहीं बनाई जानी चाहिए, उसके आसपास पेड़ पौधे भी होने चाहिए, एक आदमी ये भी कह सकता है। तो एक ही चीज को नहीं बताने का प्रयास करना, ठीक है। फिर उत्तर संरचनावादी चिंतक है, जैसे ये आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर उत्तर उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है और उत्तर उपनिवेशवाद में अंतर मैं बताता हूं। देखो उपनिवेशवाद क्या था कि जैसे उपनिवेशवाद की एक परिभाषा होती है, जो सबल राष्ट्र है, पावरफुल राष्ट्र है, उनका जो निर्बल राष्ट्रों पर अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करना। जैसे अमेरिका, जैसे कि ब्रिटेन जो है उसने भारत को गुलाम बनाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, वो उपनिवेश था, कॉलोनी थे। अब जो उत्तर उपनिवेशवाद है, इसकी खास बात यह है कि जैसे आजकल हम लोग जो फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जितना भी ट्विटर या जो भी गूगल यूज करते हैं, वो सब क्या है, इसका सारा डेटा कहाँ कलेक्ट होता है? विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है। हम क्या देखना चाहते हैं, अब जैसे आप तुमने यूट्यूब पर कुछ सर्च किया या किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च किया, तुम्हारे हर जगह फेसबुक पर, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम पर या जो है जहाँ जहाँ पर हो वहाँ पर वो चीज़ें दिखने लगती हैं, 3-4 दिन तक दिखती रहती। मान लो तुमने ड्रेस कोई सर्च की या शूज सर्च किए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट खरीदो, तुम्हारी जो डिटेल है वो उनके पास है ना, भले तुम कितना फेक डिटेल भरो उसमें। तो ये एक तरीके से एक औपनिवेशिक गुलामी, नौ औपनिवेशिक गुलामी है, जो आज तकनीकी के माध्यम से हम पर थोपी जा रही है। तो इसमें एक चिंतक है एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद के बारे में पढ़ेंगे। इनको कई जगह सेड लिखा होता है, कई जगह सईद लिखा होता है।
पियरे बोर्दियू के बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे, मिशेल फुकॉल्ट और जुर्गन हेबरमास, है ना। तो पियरे बोर्दियू, मिशेल फुकॉल्ट, जुर्गन हेबरमास, लेजिटिमेसी क्राइसिस, ठीक है, जेनेलॉजी ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। पियरे बोर्दियू के बारे में आपको पता है कि ये जो है संपत्तियों के बारे में बात करते हैं और बहुत सारी चीजों पर इनका विचार है। फिर इसी में और चिंतक हैं, इनका नाम है एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग संरचनाकरण की बात करते हैं। संरचनाकरण, संरचना क्या होती है और करण शब्द का क्या मतलब होता है, तो एंथोनी गिडिंग्स बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। इनका मानना है कि जैसे ये एजेंट और एजेंसी का भी एक कंसेप्ट है इनका। जैसे आज के टाइम पर मान लेते हैं कि तुमको अपनी बहन का विवाह करना है और तुम सऊदी अरब में रहते हो, 5 दिन का तुम्हारे बॉस ने टाइम दिया है, साल का तुम 1 करोड़ रुपए कमाते हो, तुम्हारे पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो तुमने दुबई में बैठे बैठे वहां पर इंडिया में बढ़िया एक एजेंसी बुक करी, जो तुम्हारे क्या डेकोरेशन होगी, क्या खाना बनेगा, क्या ड्रेस होगी, ठीक है, क्या वेन्यू होगा, सब कुछ तय करके तुमको देंगे, ठीक है, और आपको पैसे पे करने हैं बस। तो आज के टाइम में जो रोल है वो एजेंट और एजेंसी के जैसा समाज में हो गया है ना। आप पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो वो सारी चीजों पर बात करेंगे। फिर मैनुअल कैसल से ये नेटवर्क सोसाइटी का कंसेप्ट देते हैं। आज के टाइम में किसका दबदबा है समाज पे, जिसका नेटवर्क सबसे अधिक है, जिसकी पहुंच ज्यादा लोगों तक है। अगर आप सोचो, कभी आपने दिमाग में सोचा कि ये गूगल, ये फेसबुक, ये एआई या जो है ये सारी चीजें फ्री क्यों देते हैं, और उसके बाद ही दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी, पैसे वाली कंपनियां क्यों हैं? कि अगर गूगल फ्री में हमको कोई भी डेटा सर्च करने का मौका देता है तो तब भी तो ये फिर कैसे है? क्योंकि ये बिलियन लोगों तक इनकी रीच है। तो जैसे मान लिया मैंने सर्च किया सोशियोलॉजी की बुक, ठीक, तो समझ लो मैं उसको नहीं देख रहा हूं, वो हमको उल्टा देख रहा है कि हाँ देखो, ये जो उनको सब पता है कि कौन किस एज ग्रुप का है। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ फला एज ग्रुप के बुक फला बुक सर्च कर रहे हैं, तो उसका एल्गोरिदम बढ़ा देंगे। फिर वो कंपनी जब जाएगी कि हाँ हमको जो है प्रचार करना है अपनी बुक का, तो कहेंगे पैसा इतना दो हमको। तो हमको फ्री में सर्विस दे रहे हैं और हमारी चीज़ों से वो सीख रहे हैं। और फिर जब वो पर्टिकुलर कंपनी जाती है कि हमें अपनी बुक का प्रचार करना है, एडवर्टाइज करना है, तो कहते हैं पैसा दो, मेरे पास तो आपके लिए इतने कस्टमर हैं। उसको डेटा दिखाते हैं कि दुनिया में 20 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, सॉरी हिंदुस्तान में, जो सोशियोलॉजी की बुक लेना चाहते हैं, तो उससे पैसा लेते हैं, उस तरीके से पैसा कमाते हैं, ठीक। तो नेटवर्क सोसाइटी का कंसेप्ट। फिर आते हैं जो है भारतीय चिंतक। तो भारतीय चिंतकों में गांधी जी, इनका सत्य, अहिंसा और ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो पढ़ोगे आप, ठीक है। फिर बी आर अम्बेडकर की बात होगी, बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ोगे तो इनका सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, ठीक है। और फिर इनके जो कह सकते हो कि पूना पैक्ट से इनके बहुत सारे जो जो कह सकते हो कि जो इनका योगदान है, संविधान में इनका योगदान है, संविधान निर्माण में इनका योगदान है, उन सारी चीजों इत्यादि चीजों पर इनके बारे में बात होगी। फिर एक थिंकर है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र पर जोर देते हैं। मूल्यों के समाजशास्त्र का क्या मतलब है? जैसे ये कहते हैं कि जैसे तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करना है, बात समझ आ रही ना? शशांक और अर्चना इत्यादि सब लोग, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक जैसे आपका एक टारगेट है कि आपको जीआरएफ निकालना है, तो कहते हैं तरीका भी सही होना चाहिए कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी सही दिशा में चले और तुम सही से परीक्षा देकर पास करो। ये नहीं कि तुमने इधर उधर फेक तरीके से कोई पेपर बना लिया, फेक तरीके से पेपर जो है तुमने पास करा लिया, अपनी जगह किसी कोई जो है किसी के नोट्स चोरी कर लिए, ये सब कुछ करा, गलत तरीके से नहीं बढ़ना है आगे, वो उससे गलत मैसेज जाता है। फिर जीएस घुरिये, जीएस घुरिये को बोलते भारतीय समाजशास्त्र का जनक। याद रखना समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्टे हैं, लेकिन ये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं।
दरअसल समाजशास्त्र जब हम कल से क्लास करेंगे तो आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। समाज का शास्त्र के जनक अगस्त काम्टे हैं, लेकिन जो समाजशास्त्र का जन्म भी यूरोप में हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो अध्ययन किया, इनका जो तरीका था अध्ययन का, उसमें इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। इन्होंने कहा, और ये पश्चिम में ही पढ़े थे, यूरोपीय जैसे देशों में भी इन्होंने वहाँ पर जाकर स्टडी करी थी, तो इन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों में मार्क्स, वेबर, दुर्खीम और दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन हमारा समाज, ठीक है, तो अलग ढंग से काम करता है। हमारा समाज तो बहुत ही कह सकते हो कि जातिवादी व्यवस्था पर चलता है। हमारे समाज के जो नियम कायदे कानून हैं वो अलग ढंग से चलते हैं, तो हम पश्चिम के तौर तरीकों को कैसे फॉलो करें? पश्चिम के तौर तरीके तो हमारे अनुसार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अगर पश्चिम के तौर तरीके हमारे अनुरूप नहीं है तो हमें अपने अनुरूप तरीका बनाना होगा, अपने अकॉर्डिंग ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो हमारे लिए हेल्प करे, हमें एक बेहतर दिशा में लेकर जाए, ठीक है। तो इन्होंने कंसेप्ट दिया भारत विद्या उपागम, कि भारतीय ग्रंथों को पढ़ो, भारतीय चीजों को समझो, उससे व्याख्या करो, ठीक है। ऐसे समझो जैसे तुम हो और तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा दोस्त, तुम मिडिल क्लास में हो, आपके पापा मान लेते हैं कि किसी बैंक में जो है बैंक पीयूं है, ठीक, ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और तुम्हारा एक दोस्त है जिसके पापा की 2 फैक्ट्रियां हैं। तो सही तरीका क्या है कि तुम्हारे पापा तुम्हें बताएंगे कि तुमको अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे दोस्त के हिसाब से जिसके घर में 2 फैक्ट्रियां हैं। वो फरारी से आता हुआ है भाई, तुम्हें अगर बस से जाना है तो बस से जाओगे, नहीं तुम्हें अपनी एक बाइक दे दी गई, स्कूटी दे दी गई, तुम उससे जाओगे। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि भारतीय समाज की परिस्थितियों के हिसाब से चलो। इनके शिष्य थे एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, ठीक है, प्रभु जाति, फैलाओ, वोट बैंक, जैसे कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिए थे। फिर इरावती कर्वे, इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था। इनकी बड़ी बढ़िया पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, उसमें इन्होंने नातेदारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और बहुत ही बढ़िया बात बोली थी इन्होंने। नातेदारी का अध्ययन इन्होंने करा था और नातेदारी को इन्होंने भारत में 4 भागों में बांटा था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत। तो इन्होंने बेसिकली, इसमें मैं बताऊंगा कि हर जगह अलग अलग नातेदारी की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे हमारे उत्तर भारत में खासतौर पर होता है कि लड़के वाले का ज्यादा प्रभाव रहता है। आपने बारात, आप गए होंगे, आपने देखा होगा जब बारात लोग जाते हैं तो लड़के वाले एकदम अलग टेंशन में रहते हैं। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है या ना के बराबर है। वहाँ लड़का और लड़की एकल जो है प्लेटफॉर्म पर है, संतुलन है वहाँ पर, कि लड़की वाला है तो वो झुकेगा नहीं, ठीक। जैसे हमारे वहाँ लड़के वाले हमेशा एक अलग ही दबदबा मेंटेन रखते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर ना के बराबर है, ठीक है। तो वो सब और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक सिंपल बताई। तो पहले यूनिट डिस्कस हो गई। यूनिट 2 है, इतना सतही कर रहे हैं तब इतना लंबा हो रहा है, ठीक है। यूनिट जो 2 है ये बात करती है सोशल रियलिटी के, सामाजिक यथार्थ को। देखो समाज शास्त्र क्या है, किसका अध्ययन करता है? क्या समाज शास्त्र में लैब में अध्ययन हो सकता है? समाज शास्त्र में बिल्कुल भी लैब में अध्ययन नहीं किया जा सकता। समाज शास्त्र में जो अध्ययन किया जा सकता है वो किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ समाज में। और समाज में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं। अब यहां एक चुनौती है कि मान लो मैंने कोई चीज शशांक से पूछा, शशांक ने उसका जवाब दिया, अजय से पूछा, अजय ने जवाब दिया, और इनके मन के हिसाब से हो सकता है कि 2 घंटे बाद मैं फिर वही प्रश्न पूछूं और उस प्रश्न का जवाब अलग दे दे। ये कोई मैथमेटिक्स तो है कि नहीं 2 + 2 = 4 ही होगा, चाहे किसी जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, गरीब, अमीर, कोई भी 2 + 2 जोड़े तो 4 ही होगा।
यहाँ पर जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी काम करते हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी, महिला, पुरुष, सब काम करता है, सारे फैक्टर है ना। तो इसलिए ये जो यूनिट है कि हमें समझना है कि हम जब समाज का अध्ययन लोगों पर ही करेंगे और सही डेटा लेंगे तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। समाज के बीच में इसका अध्ययन किया जा सकता है सर। हाँ बिल्कुल, समाज के बीच में ही अध्ययन होता है, लैब में नहीं हो सकता है। ठीक, तो विज्ञान का दर्शन क्या है, ठीक है, तो सोशियोलॉजी को साइंस बनाया जाता है कि कैसे साइंटिफिक स्टडी हो सके, साइंटिफिक स्टडी पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का प्रयोग होगा ताकि जो है हम बेहतर ढंग से विषय को समझ पाए, बेहतर ढंग से उसका अध्ययन कर पाए। फिर व्याख्यात्मक परंपराएं, हार्मोनेटिक्स वगैरह के बारे में इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी और परा रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि शशांक जाति व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं या अजय जाति व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो शशांक जाति व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं तो इनकी अपनी जो व्यक्तिगत जाति है वो उस अध्ययन के उसमें नहीं आनी चाहिए। मान लेते हैं रिजर्वेशन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है कि आदमी कई संवेदनशील विषयों पर बायस हो जाता है। ठीक है, तो ये बताता है, ये तरीका बताता है कि जिसमें कैसे आप बिना पक्षपात के अध्ययन करेंगे, आपका पर्सनल बायस उसमें नहीं आएगा, डेट्स इट। फिर कैसे आपको अध्ययन करते वक्त एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। आचार शास्त्र का मतलब आचार नहीं है, एथिक्स है, नैतिकता से है कि कैसे अध्ययन करते वक्त नैतिकता का ध्यान रखना है, कि जानबूझकर ऐसे प्रश्न नहीं बनाने हैं जिनके भड़काऊ उत्तर आए। प्रश्न ऐसे बनाएं भाई, जैसे प्रश्न बनाओगे वैसा आदमी उत्तर दे देगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रश्न ही ऐसे बनाए जाएं जो सही हों, जिनके उत्तर भड़काऊ नहीं आए। ठीक, फिर रिसर्च डिजाइन, इसको बोलते हैं शोध विकल्प, कि कैसे डिजाइन बनाना है। रिसर्च डिजाइन भाई, जैसे तुम डिजाइन बनाओगे कि हमें अध्ययन ऐसे करना है, कि जैसे आप डिजाइन बनाओगे रिसर्च डिजाइन, उसी तरीके से आंसर मिलेंगे, उसी तरीके से तुम पूरा स्टडी करोगे, है ना। इंडक्शन मेथड यूज करोगे कि डिडक्शन मेथड यूज करोगे, आगमन या निगमन इसको ये बोलते हैं, कि सरल से जटिल की ओर जाओगे या जटिल से सरल की ओर आओगे। फिर तथ्य, संबोध और सिद्धांत। अब देखो, तथ्य संबोध को बोलते हैं अवधारणा, अवधारणा। आप लोग दृष्टि यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर शाम जो है 3 बजे जरूर सेशन पे आइएगा आप, और उसके भी कई सारे वहाँ पर मैंने क्लास पढ़ाई है, तो उसको आप लोग देखिएगा, और डेली लाइव क्लास रहती है। ठीक है, वहाँ भी जुड़िएगा, बहुत अच्छे समझ आएगा। तो तथ्य क्या है, अवधारणा क्या है और सिद्धांत क्या है, उन पर बात करेंगे। फिर प्राकल्पना क्या होती है। प्राकल्पना का मतलब होता है जैसे एक अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस बनाना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जैसे घर में तुम्हारी दीदी का विवाह होना है, तो अगर घर में सिस्टर की मैरिज होने वाली है और मान लेते हैं कि 300 गेस्ट होंगे और पर प्लेट खाना 1000 रुपये है मान लेते हैं, तो एक एस्टिमेट बनाकर चलोगे ना कोई भी चीज़ करने से पहले। ऐसा तो है नहीं कि बजट हमारा शादी में विवाह में खर्च करने का 15 लाख है, हमने आदमी ही बुला रखे 1000। ठीक, तो गेस्ट हाउस में बैठ सकते हैं 300, आदमी हमने बुला रखे 1000, तो नहीं बनेगा ना। तो अनुमान लगाना मतलब होता है कि जो तुम जगह देखो, वेन्यू देखो, जो चीज़ तुमको करनी है उसका पहले से एक अनुमान लगाओ। अनुमान 100% नहीं बैठता कि तुमने 300 बुलाए तो पूरे करेक्ट 300 आएंगे ही, 275, 80, 95 या 310 भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप कंपेटेबल रहोगे। लेकिन अगर तुमने 300 बुलाए, आ जाए 450, तो खाना नहीं पूरा पड़ेगा, आदमी कहेगा क्या यार बुला लिया आपने। और तुमने बुलाए 300 आए 100, तो 200 आदमी का खाना खराब होगा। ठीक, उसमें भी नुकसान है। फिर यह आता है परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि। देखो परिमाण में क्या होता है, परिमाण मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव स्टडीज को बोलते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी, और इसको बोलते हैं क्वालिटी।
तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी है उसका मतलब होता है कि जैसे तुम्हें अध्ययन करने जाना है, ठीक, तो तुम अध्ययन के दौरान क्या करोगे कि तुम्हारी कोशिश होगी कि तुम बहुत सारे लोगों से प्रश्न पूछो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि तुमको अध्ययन करना है कि समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है कि कम हुई है, लोग गरीबी से बाहर आए हैं या गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं। मान लेते तुम्हें इसका अध्ययन करना है। अब तुमने, या दूसरा एग्जाम्पल है, मान लेते तुम्हें जानना है, 100 लोगों से जानना है कि फिल्म कैसी है। कोई फिल्म लगी, तुम गए बाहर, तुम एक क्रिटिक हो, तुम जानना चाहते हो फिल्म कैसी है। तुमने 100 लोगों से पूछा कि फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है, ऐसे करके पूछा, लोगों ने बताया। ये होता परिमाण, यानी नंबर्स में स्टडी करना। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब होता है कि तुमने 100 लोगों को नहीं पकड़ा, लेकिन तुमने 3 से 5 लोगों को पकड़ा और उनसे कहा, रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हमको थोड़ा सा डिटेल में बता दो कि फिल्म कैसी है। तो उन्होंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया। तुमने 2 घंटे में 100 आदमी से बात करी थी उधर, लेकिन तुमने 2 घंटे में 5 आदमी से बात करी, तो उन्होंने तुमको गहराई से डिटेल में बताया। ठीक है, तो ये अंतर आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसमें ये तुलनात्मक, ऐतिहासिक और सर्वेक्षण मेथड वो है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर रिसर्च की टेक्निक होती हैं, तो इस टेक्निक में सैम्पलिंग कि कैसे निदर्शन, सैंपल क्या होता है, जैसे तुमको बढ़िया काजू कतली लेनी है या किसी चीज को तुम्हें करना है, तो दुकान पे जाते हो तो दुकान वाला क्या कहता है, भाई साहब देख लो सैंपल आप लेते हो और उस सैंपल से आपको अनुमान लगाते हो। मिठाई लिया, थोड़ी खाई, बोला ठीक है 2 किलो पैक कर दो, सही नहीं लगी, बोले भाई साहब ठीक नहीं, दूसरी दिखाओ। यही होता है ना। प्रश्नावली का मतलब क्या है, प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है। ठीक, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की सूची। अनुसूची भी, इसमें भी प्रश्न होते हैं, लेकिन एक जो है खुद उत्तरदाता, जैसे आपने हमसे प्रश्न पूछा, मैं खुद उत्तर लिखूंगा, और एक में आप प्रश्न पूछने जा रहे हो, मान लो आप पीएचडी कर रहे हो, किसी विषय पर शोध कर रहे हो, तो आप खुद ही भर लोगे उत्तर। ठीक, मैं बोलूंगा जवाब। फिर स्टैटिस्टिकल विश्लेषण क्या है, तो इसमें आप समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ोगे। अवलोकन, साक्षात्कार और केस स्टडी क्या है समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पर अवलोकन का मतलब है, जैसे मान लेते हैं तुम जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो, सॉरी दहेज का अध्ययन मान लो तुम कर रहे हो कि आजकल विवाहों में दहेज लिया जाता कि नहीं लिया जाता। अब तुम किसी से कहो कि भाई मैं एक शादी में जाऊंगा, मैं आपके यहाँ विवाह में आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि दहेज लिया जाता है कि नहीं, कैसे लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। आदमी कहेगा ऐसा है कि तुम दिखाई मत देना। तो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि तुम जाओ, अपनी आंखों से सब कुछ देख भी रहे हो, घुले मिले हो, किसी को बता नहीं रहे हो, तुम देख लोगे, तुम्हें सिस्टम समझ आ जाएगा कि कैसी पूरी चीजें होती हैं, कैसे सभी चलता है। तो ये होता है अवलोकन में पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है ना। अवलोकन मतलब है जाकर ऑब्जर्व करना, देखना। ठीक, जैसे और दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे तुम्हें जाना है, एक गेस्ट हाउस देखने जाना है जिसमें घर में एक मुंडन होना है। तो तुम जाओगे, पूरा गेस्ट हाउस देखोगे, उसका एम्बियंस पूरा देखोगे, पूरा माहौल देखोगे, समझोगे कि हाँ ये ठीक ठाक है, रहने लायक, यहाँ पर किया जा सकता है प्रोग्राम, या आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा देखने जाओगे। तो अवलोकन करके पहले आप अनुमान लगा देते हो। फिर साक्षात्कार क्या है, देखो साक्षात्कार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की जो आंतरिक सोच है उसको जानना। कोई व्यक्ति पूछे कि तुम्हारे हिसाब से जो संवेदनशील विषय है ना, धर्म, जाति, राजनीति, प्रथा, परंपराओं से जुड़े, उनके विषय में कोई बोले अरे भाई भाई मैं तो बड़ा एकदम निष्पक्ष हूं, लेकिन तुमने प्रश्न पूछना शुरू किया तो आदमी की सच्चाई उगलते हुए आ रही, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। तो साक्षात्कार में ये सब चीज पढ़ेंगे। केस स्टडी का मतलब होता है कि तुम किसी एक व्यक्ति से गहराई पर, किसी केस पर तुम, केस वो पुलिस वाला केस नहीं, वो भी केस होता है लेकिन वहां ये नहीं। अब मान लेते हैं कि तुम केस स्टडी का ये मतलब होता है कि आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जो शैम्पू बनाती है, और आप सोशियोलॉजी के
आपने मास्टर्स किया है और बढ़िया अपनी जगह से किया है, तो आपको उस कंपनी ने हायर किया, 2 लाख रुपए महीने देती। देखो आज के टाइम में प्रोडक्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट बेचना बड़ी बात है। कस्टमर क्या चाहता है, उसका माइंडसेट क्या है, ये समझकर प्रोडक्ट बनते हैं आज की डेट में। तो मान लेते हैं आप जैसे शैम्पू है या क्रीम है उसका जानना चाह रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर देख रहे हैं कि मेरा ग्राहक कौन है, 15 से 25 साल का, तो 15 से 25 साल के लोग आपको कहाँ मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे आसानी से। और अमीर गरीब मध्यम वर्गीय हर वर्ग के, हर जाति के, धर्म के, गांव के, शहर के सब लोग इन जगहों पर मिल जाते हैं। आप उस जगह पर पूछ कर आए, हाँ हाँ हाँ, कहते गिफ्ट मिला है ना। तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। तो ये सारी चीजें, तो वहां पर तुम जा गए और तुमने बात करी, तो लोगों ने तुमको रिव्यू दिया कि हाँ ठीक है, मैं फला प्रोडक्ट यूज करता हूँ, लेकिन मैं उससे बेटर चाहता हूँ, उससे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत हेल्प करती है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में। फिर निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना, आंकड़ा जो आए उसका विश्लेषण करना, और फिर रिपोर्ट तैयार करना लास्ट में कि हमें कैसे करना चाहिए। फिर बच्चा यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3, जो यूनिट 3 है ये है समाजशास्त्रीय अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक संरचना क्या होती है। सामाजिक संरचना क्या होती है, तो सामाजिक संरचना के भीतर में ये जो है बहुत सारी आप प्रथा, परंपरा, जाति, धर्म, रीति रिवाज, नातेदारी, विवाह, सब कुछ आप पढ़ते हो, क्योंकि समाज की संरचना में सब कुछ है। देखो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, हमारे एक प्रोफेसर थे, उनसे हम लोग एक बार पूछे, ठीक है, कि सोशियोलॉजी में कैसे पढ़े, तो उन्होंने कहा सोशियोलॉजी में सब विषय हैं शामिल, तो सब विषयों का बारे में जानना चाहिए, तो आप सब कुछ सीख जाओगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ लोगे। कल्चर क्या होता है बताओ, संस्कृति क्या होती है, दिन भर आप कल्चर कल्चर बोलते रहते होगे, बताओ कल्चर क्या है, व्हाट इज कल्चर, बताइए। तो संस्कृति जो है क्या है आपके हिसाब से, संस्कृति जीवन जीने का ढंग है, कल्चर इज वे ऑफ लाइफ। एक थिंकर हुए हर्ष कोविड्स नाम के, उन्होंने कहा कि जो हम हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है ना। जो आप कल्चर आपने क्रिएट नहीं करी, लगातार चली आ रही है, आपके पापा ने आपको सिखाया, आप अपने बच्चों को सिखाओगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, ये परंपरा चलती रहेगी, थोड़ा बहुत बदलाव होते रहेंगे, ठीक है। नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क मैंने पीछे बताया कि आज के टाइम पे आप इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, सैकड़ों हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, यही एक पूंजी है, यही एक ताकत है। जैसे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अगर विराट कोहली के लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, तभी वो किसी प्रोडक्ट को एक एडवर्टाइज करने का करोड़ों रुपए ले पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसका 100 फॉलोअर भी नहीं है, ठीक, तो कहां से वो ले पाएगा। बिल्कुल। प्रस्तुति और भूमिका क्या है, अब स्टेटस एंड रोल। अब जैसे प्रस्तुति और भूमिका को एक ही सिक्के के दो पहलू बोला जाता है। जो जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जैसे ये टीचर, टीचर क्या है, एक स्टेटस है, लेकिन टीचर स्कूल में जाए और एक को क्लास ना पढ़ाए, तो क्या वो अपनी भूमिका निभा रहा है, नहीं। तो टीचर एक स्टेटस है और क्लास पढ़ाना वो क्या है, वो भूमिका निभाना हुआ, ठीक। फिर पहचान, आइडेंटिटी, आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है। आपने कभी सोचा होगा कि लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, अगर जरा खाना खाने भी कहीं गए, जरा 2 घंटे के लिए कहीं भी गए, तो तुरंत जो है अपनी डीपी, अपना प्रोफाइल अपडेट क्यों करते हैं, क्योंकि आज जो है इसी से आदमी की पहचान बनी हुई है कि हाँ वो इस जगह पर घूमने गए थे, वहाँ खाना खाने गए थे, वहाँ उन्होंने ये किया वो किया, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं
इसी से बेसिकली आज के टाइम पे निर्धारित हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विकल्प है लोगों के सामने। फिर समुदाय क्या है? समुदाय देखो, ग्रामीण नगरीय सब होते हैं। प्रवासी क्या है? प्रवासी का मतलब हुआ कि आप विदेश में या भारत के किसी दूसरे राज्य में अपने गांव, समाज, जिले, राज्य को छोड़कर काम करने जाते हो तो आप वहां पर प्रवासी कहलाते हो, डायस्पोरा कहलाते हो। ठीक है, विदेश में खासतौर पर जाने पर। मूल्य क्या है? मानदंड क्या है? नियम क्या है? जैसे आप, हम सब लोग समाज के नैतिक नियमों से जुड़े हैं और ये नियम महिला पुरुष के आधार पर बटे हैं, जातियों के आधार पर बटे हैं, परंपराओं प्रथाओं से चलते हैं बेसिकली नियम। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पर्सनहुड क्या है? पर्सन, ठीक है, हैबिटस और एजेंसी क्या है? तो ये हैबिट्स मतलब जो हमारी आदतें हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, एजेंसी वगैरह क्या रोल है। फिर ये नौकरशाही क्या है? सत्ता और प्राधिकार क्या है? तो वेबर के हिसाब से इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे काम करते हैं। फिर सामाजिक संस्था में, सामाजिक संस्था में आता विवाह, परिवार और नातेदारी। ये एक बड़ी संस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी यहाँ से गहरे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में जो मिडिल क्लास है उनमें लोग देर से विवाह कर रहे हैं और जो गरीब आदमी है उनमें अभी भी बाल विवाह तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पाए जाते हैं। आजकल नए कंसेप्ट है कि हम दो हमारे नो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, जिम्मेदारियां, करियर इतना टफ हो चुका है कि आदमी, नॉर्मल जो एवरेज एज हो गई है वो 32 से 35 साल हो गई है विवाह करने की। तो जो अमीर वर्ग है या उच्च वर्ग है या जो मध्यम वर्ग है वो बच्चों को, मध्यम वर्ग खासतौर पर बच्चों को भार समझता है। इतनी महंगी फीस, फैसिलिटीज देना पॉसिबल नहीं है। अमीर, जो गरीब वर्ग है बच्चों को अवसर समझता है कि बच्चे हैं, ठीक है, पल बढ़ जाएंगे जैसे तैसे, 14-15 साल की एज में 400-500 रुपये पर डे कमाने लगेंगे, ठीक, कुछ न कुछ सीख लेंगे। तो वो एसेट के तौर पर सीखते हैं कि हमारे 3-5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। जो मध्यम वर्ग है वो सोच रहा है अच्छा क्लास 1 में जाएंगे, इनकी फीस 6,000 रुपये लगेगी, 8,000 रुपये लगेगी, हमारी सैलरी के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है। और अगर बहुत बेसिक स्कूल में भेज दें, ठीक है, तो फिर वो समाज के हिसाब से पीछे हो जा रहे हैं, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। फिर परिवार भी, आप ज्वाइंट फैमिली से कैसे न्यूक्लियर फैमिली बन रहे हैं, है ना। फिर नातेदारी के, अब देख लो, नातेदारी में अब पहले के ज़माना था जब लोग जाते थे रिश्तेदारियों में, लंबे समय तक रुके रहते थे। अब क्या हो रहा है, अब वो जो सारी चीज़ें हैं, अब कहाँ कोई किसको तवज्जो देता है। पता लगा जो है घर में बुआ आई, मौसी आई, ठीक है, इस तरह से रिलेटिव्स आए, पता लगा लोग उनसे 2 मिनट के लिए पैर छूने गए, हाय हेलो करने गए, बोलेंगे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ रहे हैं। तो बाद में फिर वही बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी वही करते हैं। पता लगा वो विदेश चले गए, फिर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था का एक स्ट्रक्चर है ना। पहले क्या होता था, किसान खेती बाड़ी करता था, जाति के हिसाब से काम चलता था। अब वो सब कुछ नहीं, हजारों खर्चे आदमी के हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हजारों तरीके के खर्चे हैं। तो आदमी पैसे पर भाग रहा है। फिर शासन व्यवस्था, धर्म, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज, ये टॉपिक है। फिर आगे है इसमें सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण का मतलब जानते क्या होता है? जैसे ये हायरार्की है, जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे ब्राह्मण है वो जाति व्यवस्था में, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है। ये एक किस्म की हायरार्की है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है। वहीं अगर आप एक ऑफिस में जाएं तो ऑफिस में क्या होगा कि एक कंपनी का मालिक होगा, फिर सीईओ होगा, फिर मैनेजर होंगे, उनके नीचे स्टाफ होंगे, सबसे नीचे चपरासी होगा। तो सब लोग उसमें होंगे, है ना। तो यह है स्ट्रेटिफिकेशन, अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। सामाजिक विभेद क्या है? सामाजिक विभेद अक्सर आप इसको लैंगिक आधार पर भी विभेद देख सकते हैं, जातिगत विभेद भी होता है, आर्थिक स्तर पर भी होता है ना। लैंगिक विभेद का मतलब है कि लड़की को कम महत्व देना, लड़के को बहुत महत्व देना। पदानुक्रम मतलब हायरार्की, हायरार्की में भाई एक ऑफिस में जो बॉस है उसका अपना अलग दबदबा है, जो चपरासी वो बेचारा डरा रहता है,
ठीक, असमानता और पार्श्वीकरण, ठीक है, तो ये सब एक चुनौतियां हैं। फिर जाति व्यवस्था क्या है और वर्ग क्या है। देखो जाति जो है स्थायी व्यवस्था है कि एक व्यक्ति जो उच्च जाति से है वो कितना भी गरीब हो, उसकी साइकिल के पहिए में मडगार्ड भले ना हो, लेकिन उसकी जाति नहीं बदली जा सकती, वो बना रहेगा उच्च जाति का। वर्ग व्यवस्था के साथ अस्थायित्व है, जैसे एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी इस समय है, शायद साल 2 साल 5 साल बाद वो ना रहे, कोई दूसरा व्यक्ति अमीर बन जाएगा। लेकिन जाति व्यवस्था में, ठीक है, मिश्रा जी रहेंगे, यादव रहेंगे, छत्री रहेंगे, पटेल रहेंगे, है ना, तिवारी जी बने रहेंगे। तो सब वो जो जाति व्यवस्था है वो परिवर्तित नहीं होती, वो बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती। फिर जेंडर एंड लैंगिकता और दिव्यांगता, तो देखो यहाँ जो सही शब्द है वो है सेक्स एंड जेंडर। जो सेक्स टर्म है ये बायोलॉजिकल टर्म है, जैविक रूप से कि कोई व्यक्ति महिला या पुरुष हो सकता है। जो लैंगिकता है, जो लिंग शब्द है, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है कि इट इज सोशियो कल्चरल कंसेप्ट, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। जेंडर इज अ सोशियो कल्चरल कंसेप्ट, ठीक है, तो ये दोनों एक ही शब्द नहीं है। दिव्यांगता अब 21 प्रकार की है, 2016 में कानून आया था इसके लिए, ठीक। फिर प्रजाति, जनजाति और निर्जातीयता के बारे में पढ़ेंगे। फिर सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, तो इसमें उद्विकास और प्रसार। तो उद्विकास क्या होता है? उद्विकास का मतलब होता है सरलता से जटिलता की ओर विकास। मतलब आपका जन्म हुआ और आप धीरे धीरे, आप छोटे थे, ठीक है, पैदल चलने लग गए, या फिर आप बड़े होते चले गए, तो धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर विकास उद्विकास होता है, ठीक है। फिर प्रसार क्या है? डिफ्यूजन, आधुनिकीकरण और विकास, ये भी आपके कोर्स में है, ठीक है, कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी एक व्यवस्था का पूरे तरीके से बदल जाना और एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आ जाना। फिर इसका रूप, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण ऐसे सरल भाषा में समझो कि आज अगर तुम अमेरिकन टूरिस्टर का बैग, राडो की घड़ी, रेबैन का चश्मा पहन रहे हो, तो ये ग्लोबलाइजेशन है। तुम अगर आज विदेश पेरिस घूमने जा पा रहे हो, अगर तुम अमेरिका में पढ़ाई कर पा रहे हो, तुम्हारे देश से का सामान विदेश में बिक रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है। सोशल मोबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे, सोरोकिन ने बोला है। फिर आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 क्या बोलती है? ग्रामीण और खेतीहर समाज के बारे में बात करती है, जिसमें जाति जनजाति बस्तियां आती हैं, ठीक। कृषक सामाजिक संरचना इसमें आती है और उभरते वर्ग संबंध आते हैं। कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध इसमें जो है आते हैं। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा देश तो खेती बाड़ी वाला रहा है ना, हमारा देश उद्योग लगाने वाला शुरू में नहीं रहा था, खेती बाड़ी वाला रहा था। फिर भूस्वामित्व और कृषक संबंध इसमें आएंगे। फिर कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास और डी कृषिकरण, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर कृषक असंतोष, खेतिहर आंदोलन की मजदूर आंदोलन और कृषक असंतोष शुरू हुए। भाई किसान एक ऐसा वर्ग है ना, या ऐसा समुदाय है जिसके लिए हमेशा चुनौतियां बनी रही हैं, उसके लिए हमेशा से चुनौतियां रही हैं। वो आज तुम कह दो किसी के घर में, कह दो कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, बाहर सबके सामने कह दो कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, या मेरे मम्मी पापा खेती बाड़ी करते हैं, आदमी थोड़ा कम वैसे गरीब कमजोर की नज़र से देखता है। लेकिन वो नौकरी कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है। बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा, तो आजकल क्या है, ये सारी चीजें भी हो रही हैं। फिर नगरीय समाज के बारे में बात करेंगे। नगरीय समाज क्या है? तो नगरवाद क्या होता है, नगरीयता क्या होती है, और नगरीकरण क्या होता है। नगरीकरण का मतलब होता है कि नगरों का बढ़ते चले जाना। नगरवाद का मतलब है कि जैसे तुम शहर में रह रहे हो, तो तुम, और जो शहर में नहीं रह रहे, कस्बों में या गांव में रह रहे, तुम उनको एकदम कह दो अरे ये तो बड़े कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उस सोच से तुम ढक जाना, ठीक है। कस्बे क्या होते हैं, शहर क्या होते हैं, महानगर क्या होते हैं, बताएंगे। उद्योग, सेवा और व्यवसाय की व्यवस्था कैसे काम करती है, इस पर बात होगी। फिर पड़ोस, गंदी बस्तियां और
नृजाति अंतर क्षेत्र, मिडिल क्लास क्या है, गेटेड कम्युनिटी क्या है, इन पर बात होगी। फिर नगरीय आंदोलन और हिंसा पर बात होगी। ठीक, एक बार पूरा सिलेबस देख लेते हैं। फिर अगला है राज्य, राजनीति और विकास। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, इसमें आता है जनजाति, राष्ट्र राज्य और सरहद। ठीक, कि जनजातियां क्या हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अलग है, जंगलों में रहती हैं। सरहद क्या है, बाउंड्री, जैसे भारत का ये मैप है मान लेते हैं ऐसे करके, तो इसके बाहर इधर आपको नेपाल भी मिलेगा, चाइना भी मिलेगा, पाकिस्तान भी मिलेगा, बांग्लादेश भी मिलेगा, म्यांमार भी मिलेगा। ठीक है, इधर तो ये सब क्या है, ये इससे बाउंड्री क्रिएट होती है। नौकरशाही, आईएएस पीएस वाली, गुड गवर्नेंस, एंड डेवलपमेंट। पब्लिक पॉलिसी क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। सरकार की नीति क्या होती है कि जनता के कल्याण के लिए काम करना, इसलिए वोट देते हैं, टैक्स देते हैं। फिर पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर का सिंपल मतलब है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, जिन विषयों को हम पसंद करते नहीं करते, वही जनता, पॉलिटिकल पार्टी उस पर पॉलिटिक्स करती है। अगर हम जाति और तमाम ऐसे विषयों को पसंद करते हैं तभी तो पॉलिटिक्स करते हैं। अगर हम कहें कि नहीं, सिर्फ हमें एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस चीज़ें करो अच्छी, तो वो उस तरीके की चीज़ें करने लगेंगे। फिर यहाँ पर आप पंचायत, तृणमूल प्रजातंत्र का मतलब है पंचायती राज, पंचायती राज पढ़ोगे। फिर विधि और समाज, लॉ एंड सोसाइटी पढ़ोगे। जेंडर एंड डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, तो इसमें आप तमाम संस्थाएं पढ़ोगे। WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इत्यादि बहुत सारी संस्थाएं। फिर सामाजिक आंदोलन और विरोध, तो इसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक गुट और दबाव गुट क्या होते हैं। जैसे दबाव समूह का मतलब ये होता है, जैसे जब किसान आंदोलित होते हैं, जैसे सोनम वांगचुक इस समय धरती पर, धरने पर है ना, धरने पर बैठे हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा दबाव समूह के रूप में, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करना, है ना, या किसान आंदोलित होना, छात्रों का आंदोलित होना। ये राजनीतिक, इनका उद्देश्य नहीं होता कि सरकार में बैठे दबाव समूह, ये बस ये चाहते हैं कि उनकी हितों की पूर्ति हो जाए, बस। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सरकार में बनना होता है। फिर जाति, निर्जातीयता, विचारधारा, जेंडर, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित आंदोलन से। सिविल सोसाइटी और नागरिकता, फिर सरकारी, गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व। अच्छा, सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिविल सोसाइटी का मतलब होता है कि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, वो समाज के जो मुद्दे हैं, समाज के जो तौर तरीके हैं, उन पर जो है अपनी आवाज़ उठाता है, उनके लिए प्रयास करता है, उसको इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। एक्टिविस्ट जो काम करते हैं, पर्यावरण एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो ऐसे तमाम लोग होते हैं। फिर आरक्षण और पॉलिटिक्स, तो आपको पता है कि ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। फिर यूनिट 6, यूनिट 6 किसकी बात करता है, अर्थव्यवस्था और समाज की, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की, जिसमें विनिमय। अब देखो, सबसे पहले में क्या होता था, पहले पैसा नहीं था, मुद्रा से चीज नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था। जैसे मुझे धान की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो आपस में एक्सचेंज करते थे। अब पैसा है, पैसे दो, सामान लो, बात खत्म है। तो मुद्रा के आने के बाद जीवन बड़ा आसान हो गया। ठीक, उपहार, उपहार क्या भैया, अगर आपके यहाँ हम जो गिफ्ट देंगे, आपकी बिटिया के बर्थडे में, बहन की शादी में जो हमने एक गिफ्ट दिया है, 1000 एक दिया है, तो आप 1100 दे जाओगे, या 1500 दे जाओगे, या 2100 दे जाओगे। फिर आपके घर में दूसरी शादी होगी तो हम फिर 2100 की जगह 2500 देंगे, या 5100 देंगे, या कम से कम 2100 तो देंगे ही देंगे। ये व्यवस्था है पूंजी, श्रम और बाजार की। ठीक, उत्पादन की विधियों पर बहस कि आज कैसे ऑटोमेशन है। फिर संपत्ति और संपत्ति संबंधों पर बात होगी। फिर राज्य, संस्था, बाजार, कल्याणवाद और नव उदारवाद। नव उदारवाद का मतलब समझ लो, यहाँ जरा सा कुछ कुछ शब्दों को समझाते हुए चल रहे हैं।
देखो, नव उदारवाद का मतलब है कि इसमें कहा जाता है कि सरकार सिर्फ टैक्स ले और खुश रहे, वो ज्यादा टेंशन न ले किसी चीज की, वो जनता के कल्याण से उसका मतलब रखे। प्राइवेट कंपनियां कोई चीज का उत्पादन करें, उस पर टैक्स लगाएं, जो करना है करें, वो ज्यादा कुछ चक्कर में ना पड़े, वो सारी जो जिम्मेदारी है वो जो है वो उन पर छोड़ दे। फिर आर्थिक विकास के मॉडल, जैसे हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रखी है। अमेरिका जैसे देश पूंजीवादी मॉडल पर चलते हैं, रूस समाजवादी पर, गरीबी और प्रवर्जन की, गरीबी से कैसे बाहर निकले, कारखाना और उद्योग प्रणाली कैसे काम करते हैं, श्रम संबंध की बदलती प्रकृति कैसी है। फिर जेंडर और श्रम प्रक्रिया, आप देखते हो जनरली कि अगर महिलाएं काम करने जाती हैं कार्यस्थल पर तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। तो उससे जुड़ा हुआ कानून है कि महिलाएं अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कारोबार और परिवार, ठीक, कि फैमिली और बिजनेस का बड़ा एक अपना टसल चलता रहता है दरअसल, कि अगर जॉइंट फैमिली के बिजनेस हैं तो दिक्कत है ना, कैसे उनको आगे बढ़ाते हैं, तो उन पर बहुत गहरी बातचीत होगी। फिर डिजिटल इकोनॉमी क्या है, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का मतलब है कि जो आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आप यूज करते हो, ये क्या है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स है। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे जो आप हर चीज़ ऑनलाइन लेकर आ रहे हो, ठीक, हर एक चीज़ वो पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी है। वो क्या है, एक डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट है। फिर वैश्विक कारोबार और कारपोरेट, कि आज दुनिया में जो वैश्विक कारोबार पनपा है वो कारपोरेट जगत के कारण पनपा है। बात समझ आ रही है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हो, दुनिया भर की एमएनसीज हमारे देश में, हमारे देश की कंपनियां विदेश में है। टूरिज्म, जो आप घूमने फिरने जाते, उपभोग, अब आजकल उपभोग के लिए नहीं होता कि हमें खा रहे हैं ये पहन रहे हैं, बल्कि एक थिंकर है, उनके हिसाब से पढ़ाएंगे, उनका नाम है थर्स्टिन वेबलन। वो एक कंसेप्ट देते हैं प्रदर्शनात्मक उपभोग, कि उपभोग से ज़्यादा, कंज्यूमशन से ज़्यादा हमें दिखाना है। जैसे पिज्ज़ा मंगाया आपने, पहले फोटो लोग खींचते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब जगह स्टेटस अपडेट कर दिया, खाना शुरू, फिर ठीक उसी तरह। तो ये सारी चीज़ें आजकल जो हो रही हैं, यही होता है कि नहीं होता है, बताओ जल्दी आप लोग। फिर यूनिट 7, इसमें आप पढ़ोगे सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, इकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। टेक्नोलॉजी ने कैसे एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट किया है उसके बारे में पढ़ोगे, है ना। देसी ज्ञान प्रणालियाँ हमारी क्या हैं, देसी औषधियाँ क्या हैं। हमारे आज भी अगर बुखार किसी को होता है तो क्या बोलते हैं कि जो है इनको तुलसी पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची डाल के चाय दे दो, काढ़ा बना दो। मुक्त बाजार क्या उदार, हाँ, फ्री मार्केट, दिस इज कॉल्ड लेसेस फेयर बोलते हैं। दरअसल उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। एक रीगनिज्म और थैचरिज्म उसको बोलते हैं, मॉडल उसका उससे रिलेटेड बोलते हैं, लगभग एक जैसे ही है लेकिन अंतर है। फिर जेंडर और एनवायरनमेंट का संबंध है। देखो, जितने भी पर्यावरण आंदोलन है उनसे महिलाओं का संबंध है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और भी बहुत सारे आंदोलन देखोगे तो आमतौर महिलाएं पर्यावरण के प्रति पुरुषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील दिखी हैं। फिर वन नीतियां, आदिवासी और अपवर्जन, इन पर बात होगी। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के आजकल कैसे पारिस्थितिकी का ह्रास हो रहा है उस पर बात होगी। विकास, विस्थापन और पुनर्वास। अच्छा बताओ, आप ने कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है? शशांक जी, आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है? अर्चना, आपने भी कहाँ से पढ़ाई की है? फिर जल और सामाजिक अपवर्जन, है ना, कि सोशल एक्सक्लूजन अपवर्जन का मतलब होता है कि एक जगह अगर कहीं बांध बन रहा है तो वहां से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को। फिर आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं, ठीक,
जब कोई बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड। अच्छा, लखनऊ से हैं आप। और बहुत बढ़िया। और आपने शशांक जी कहाँ से पढ़ाई करी है? राम मनोहर लोहिया, अवध, फैजाबाद। हाँ, शशांक मिश्रा। अच्छा, आप भी लखनऊ से हो? बहुत बढ़िया। लखनऊ का तो मैं भी हूँ, लखनऊ से तो। ठीक है, खैर। तो पर्यावरण, प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां, उन पर बात होगी। फिर पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, उन पर बात होगी। फिर यूनिट 8 है, यूनिट 8 परिवार, विवाह और नातेदारी, इस पर बात होगी। इसमें सैद्धांतिक अप्रोच आएंगे, संरचनात्मक, प्रकारवादी, वैवाहिक बंधन और सांस्कृतिक। फिर जेंडर संबंधी शक्ति गतिकी आएगी, विरासत, उत्तराधिकार और जो है अथॉरिटी की बात इसमें होगी। कैरियर कॉन्वेंट। अच्छा, कैरियर कॉन्वेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। फिर जेंडर, लैंगिकता और प्रजनन से संबंधित मुद्दे पढ़ेंगे हम लोग। बच्चे, युवा और वयस्कों से संबंधित मुद्दे, भावनाएं और परिवार, ये कोर्स में मेंशन है। परिवार के नए नए जो उभरते रूप हैं, एकाकी परिवार, बिना जो है बच्चों का परिवार, वो सब पर बात करेंगे। विवाह की बदलती परिपाटियां, कि आज जो है जो प्रेम विवाह, ठीक है, या जो सेम जो है जेंडर में विवाह होना, ये सब चीज़ें उभर कर आई, उन पर बात करेंगे। फिर देखभाल और नई जो बदलती संपोषक प्रणालियां हैं, जैसे आजकल क्या है, माँ बाप को कहाँ रख देते हैं? वृद्धावस्था आश्रम में। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो बच्चों को कहाँ रखते हैं? क्रेच में डाल के जाते हैं या बोर्डिंग में डाल देते हैं। पारिवारिक कानून, फिर घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ऑनर किलिंग, इस पर बात होगी। फिर यूनिट 9, यूनिट जो 9 है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज से जुड़ी है, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या कहती है, समय स्थान की बदलती अवधारणाएं क्या है, कि जो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, टाइम और स्पेस के हिसाब से कैसी हो गई, चेंज हो गई है। फिर प्रवाह और सीमाएं, ठीक है, आभासी समुदाय, वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल कम्युनिटी क्या है? जो आज आप दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो, मिलते किसी से नहीं होगे, लेकिन आपके हजारों जो है ऑनलाइन फ्रेंड होंगे, है ना? तो वो सारी चीजें हैं। फिर मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब है। ई गवर, शासन और निगरानी समाज की बात होगी। फिर टेक्नोलॉजी और उनकी नई राजनीतिक जो उभरती प्रक्रिया है, जैसे आजकल सारी पॉलिटिकल पार्टी आपको यूट्यूब पर दिखेंगी, सारे आपको पॉलिटिकल पार्टियों के मैसेज, उनके अपने पर्सनल हैंडलर होते हैं, सब उनसे होते हैं। फिर राजनीति, डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजी और बदलते पारिवारिक संबंध, टेक्नोलॉजी की बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, खाद्य प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध, ये सब कुछ है। फिर लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट में आप संकेत और प्रतीक की बात करते हो। संकेत क्या है? जैसे आप कहीं से जा रहे होते, लिखा होता है कि यहाँ गाड़ी स्लो चलाएं, ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। संकेत। प्रतीक क्या तो होते हैं? चिन्ह बने होते हैं, ऐसे दुर्घटनाग्रस्त वाला एक चिन्ह बना होता है, ऐसे समझ लो। धार्मिक अनुष्ठान, आस्था और प्रक्रिया कैसे है, बदलती भौतिक संस्कृति है, नैतिक अर्थव्यवस्था है, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? स्कूल में। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से होती है? मम्मी पापा सिखाते हैं। ठीक, परिवार सिखाता है। धार्मिक संगठन, धर्म निष्ठा और आध्यात्मिकता। धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण है ना, कि आजकल आदमी जो है दुनिया भर के जो त्योहार होते हैं उनमें दिखावा ज़्यादा करता है, उनमें जो उसका जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस जो पार्ट है वो कम पीछे हो गया, दिखावा ज़्यादा हो गया।
सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी, संस्कृति और राजनीति, जेंडर और कल्चर, कला और सौंदर्य बोध विज्ञान, एथिक्स और मोरालिटी, खेल कूद और संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन कि लोग जब वैष्णो देवी और तमाम जगहों पर जा रहे हैं, धर्म और अर्थव्यवस्था का संबंध है, कृषि और पर्यावरण का संबंध है, और नवीन धार्मिक आंदोलन है। तो ये सारी चीजें आपके कोर्स में मेंशन है बेसिकली। अब देखो, जो सबसे जरूरी जो सवाल है, सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि आज के सेशन में हमने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार आपको सारा सिलेबस से आप गो थ्रू हो गए हो। कल से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि वही बात है कि बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ाना शुरू करो, छोटी चीज़ क्लियर ना हो तो दिक्कत आती है। इसलिए बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छी तैयारी हो। लास्ट कई सारे बैच पढ़ाए हैं, उसमें बढ़िया इस बार अच्छे बच्चों का रिजल्ट रहने की उम्मीद है। आप लोग बढ़िया इत्मीनान से पढ़िए, ठीक। और 3 बजे के यूट्यूब सेशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उस पर जो है आप लोग जुड़िएगा। 3 बजे के यूट्यूब सेशन पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। 3 बजे नोट करिएगा, दृष्टि यूजीसी नेट जीआरएफ यूट्यूब, ठीक है। उस पर आप लोग आइएगा, वहाँ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, क्लास, हाँ हाँ बिल्कुल 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 शशांक, बात समझ आ गई सारी। पीडीएफ आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी, ठीक है। पीडीएफ आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी, और मेरे खुद की जो पीडीएफ होंगी वो मिलती रहेंगी हैंड रिटन और कुछ पीपीटी में। तो बाकायदा पीडीएफ आपको अपलोड होती रहेंगी, आप पढ़ते चलिए। जो भी कोई भी एक सिंगल चीज़ नहीं समझ आए वो पूछते भी रहना है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।